हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 58 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 57 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, वेदमाला नामक रचना किसकी है। देखिए, वेदमाला जो रचना है ये किसकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिराम धस्माना की। वेदमाला रचना है हरिराम धस्माना की। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, हरिराम धस्माना ने अपनी पुस्तक वेदमाला में गढ़वाली और वैदिक संस्कृत गढ़वाली और वैदिक संस्कृत शब्दों की एक सूची दी है जिसमें बताया गया है कि गढ़वाली में कई शब्दों का प्रयोग वैदिक रूप में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान किस जनपद में स्थित है। देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये स्थित है किस जनपद में। देहरादून जनपद में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये हाथी बड़कला देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। वर्ष 1966 ईस्वी में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थापित है। देखिए, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। नैनीताल जनपद में स्थापित किया गया है। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल में, नैनीताल के भवाली में ये स्थित है। और देखिए, दिसंबर 2004 से ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। भवाली में ये स्थापित है वर्ष 2000 दिसंबर 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान ये स्थित है आपके कहाँ पर। देहरादून में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना वर्ष 1943 ईस्वी को देहरादून में की गई थी। देहरादून में इसकी स्थापना हुई वर्ष 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। देहरादून में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी। बंगाल में इसकी स्थापना हुई जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 ईस्वी को बंगाल से देहरादून जनपद में स्थानांतरित किया गया था। और यह विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। एकमात्र ये ऐसा विभाग है भारत का जो कि भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। और वर्ष 1830 ईस्वी में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए जिन्होंने 1852 ईस्वी को
विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की थी और उन्हीं के नाम पर उस चोटी का नाम एवरेस्ट रखा गया था। और भारत का प्रथम डाक टिकट वर्ष 1854 ईस्वी में इसी विभाग ने जारी किया था। किस विभाग ने? भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था 1854 ईस्वी में। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। अगला देखिए, ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? देखिए, ढोल सागर इसके ज्ञाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तम दास, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, राज्य में एकमात्र ढोल सागर ज्ञाता है उत्तम दास। और भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वर्ष 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया है। तो राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? हमारा ढोल है। और ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कितने तरह के? 22 तरह के ताल इससे बजाए जाते हैं। अगला देखिएगा, फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित जौनसारी हैं। फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित जौनसारी कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाव सिंह चौहान, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध का स्थानीय नाम क्या है? देखिए, टिहरी बांध, इसका स्थानीय नाम बताना है कि क्या इसका स्थानीय नाम है। टिहरी बांध का स्थानीय नाम है सुमन सागर, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आधिकारिक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आधिकारिक नाम इसका क्या है? रामतीर्थ सागर। तो स्थानीय नाम और आधिकारिक नाम दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए। और देखिए, टिहरी बांध जो बनाने की स्वीकृति है ये योजना आयोग के द्वारा दी गई। किस वर्ष दी गई? योजना आयोग के द्वारा टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति वर्ष 1972 ईस्वी में दी गई। और यह बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना बांध है टिहरी बांध। और टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है। टिहरी बांध का कार्य 1978 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था। टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, बताइए राज्य की किस परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है? तो ये कौन सी परियोजना है? टिहरी बांध परियोजना है। और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है कितनी? 2400 मेगावाट, जो कि प्रारंभ में ये 600 मेगावाट की परियोजना ही थी। और इस बांध में 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध भी बना है, जो कि किस नदी पर? भागीरथी नदी पर ये बांध बना है, कोटेश्वर बांध। और टिहरी बांध का जो जलाशय है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है टिहरी बांध का जलाशय। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि टिहरी बांध का जो डिज़ाइन है ये किसके द्वारा बनाया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर से निर्मित बांध है। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जो कि मिट्टी और पत्थर से निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बांध? कालागढ़ बांध, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी पत्थर से निर्मित बांध। ये ध्यान रखेंगे, मिट्टी पत्थर से यहाँ पे बात हो रही है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे।
और देखिए कालागढ़ बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो कितनी है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता? 144 मेगावाट की इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। और यह परियोजना किस जिले में स्थित है? पौड़ी जिले में, पौड़ी गढ़वाल में। किस नदी पर? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर वर्ष 1980 से लेकर 81, वर्ष 1980-81 से ये कार्यरत है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, गंगा नदी पर वर्ष 1980-81 से ये परियोजना कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? देखिए अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थित है किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अस्कोट वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ में इसकी स्थापना हुई वर्ष 1986 ईस्वी में। और यह वन्य जीव विहार 600 क्षेत्रफल में 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अस्कोट वन्य जीव विहार ये कस्तूरी मृग के लिए, ध्यान दीजिएगा, कस्तूरी मृग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कस्तूरी मृगों की जो संख्या है वो कितनी है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और देखिए चौकड़ी डांडा, चौकड़ी डांडा जो कि कहाँ पर की जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो ये कस्तूरी मृग फार्म है, ये ध्यान रखेंगे। पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग फार्म कहाँ पर स्थित है पूछा जा सकता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपका चौकड़ी डांडा। तो आपको पता रहना चाहिए कि चौकड़ी डांडा में, जो कि पिथौरागढ़ में लोकेटेड है, यहाँ पर कस्तूरी मृग फार्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में सोन किस वृक्ष को कहा जाता है? राज्य का सोना किस वृक्ष को कहा जाता है ये बताना है आपको। तो राज्य का सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? बांज वृक्ष को कहा जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड का वरदान बांज वृक्ष को कहा जाता है। और राज्य में सोना भी इसी को ही कहा जाता है, बांज वृक्ष को। और विश्व में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? विश्व की बात करें तो 40 प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं बांज की। जबकि उत्तराखंड राज्य में बांज की कितनी प्रजातियां? 5 प्रजातियां पाई जाती है। और यह एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। बांज वृक्ष को राज्य में शिव की जटा भी कहा जाता है। और बांज वृक्ष के अगर वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, क्वर्कस ल्यूकोटोकोफ्रा। क्वर्कस ल्यूकोटोकोफ्रा इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको नोट कर लीजिए। और सफेद बांज पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। अगला देखिएगा, सर्वाधिक हाथी एवं 12 सिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए सर्वाधिक हाथी एवं 12 सिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? ये है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 1980 ईस्वी में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य चिल्ला, मोतीचूर एवं राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और यह उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा उद्यान? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 3 वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी, तो इनके नाम पर पड़ा इसका नाम। और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय है देहरादून में, देहरादून में इसका मुख्यालय है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2016 में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार में फैला है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 820.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह राष्ट्रीय उद्यान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राज्य में सेब का पहला बाग कहाँ लगाया गया था? देखिए, राज्य में सेब का जो पहला बाग लगाया गया था ये कहाँ पर लगाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षिल क्षेत्र में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। हर्षिल क्षेत्र ये किस जिले में स्थित है? उत्तर काशी जिले में स्थित है आपका हर्षिल। और हर्षिल उत्तरकाशी जिले का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हर्षिल में सेब का बागान लगाने का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को। फ्रेडरिक विल्सन को यहाँ पर सेब का बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है। और हर्षिल में आलू की खेती की शुरुआत भी विल्सन ने ही की थी। विल्सन का जो विवाह हुआ था ये उत्तरकाशी के मुखवा गांव की रायवती से हुआ था। विल्सन ने हर्षिल में विल्सन कॉटेज वर्ष 1864 ईस्वी में बनवाया था। और हर्षिल में टंकौर घाटी, हर्षिल के टंकौर घाटी में जलंधरी नदी बहती है। कौन सी नदी हर्षिल के टंकौर घाटी में बहती है? जलंधरी नदी। अगला देखिए, राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर? देहरादून में की गई है। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजनी माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए, अंजनी माता का मंदिर है किस जनपद में? चमोली जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चमोली जनपद में स्थित है माता अंजनी का मंदिर। अगला है आपका भीलेश्वर व नीलेश्वर पर्वतों के बीच बसा नगर है। देखिए, भीलेश्वर व नीलेश्वर पर्वतों के बीच कौन सा नगर बसा है? ये है आपका बागेश्वर नगर। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है और इसे बागनाथ या व्यागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक नाम क्या है इसका? पौराणिक नाम की बात करें तो अग्नि तीर्थ, अग्नि तीर्थ इसका पौराणिक नाम है। ऐतिहासिक रूप में वर्तमान बागेश्वर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दानपुर कहा जाता था। ऐतिहासिक रूप में वर्तमान बागेश्वर को दानपुर क्षेत्र कहा जाता था। दानपुर इसको कहा जाता था। और देखिए, बागेश्वर में स्थित जो बागनाथ मंदिर है इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1602 ईस्वी में किसने किया था? चंद शासक लक्ष्मी चंद ने किया था। और बागेश्वर किस नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है बागेश्वर। मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा गया है? नीलगिरी, नीलगिरी कहा गया है बागेश्वर को। किसमें? मानस खंड में। और बागेश्वर जनपद का गठन कब किया गया? 18 सितंबर 1997 ईस्वी में बागेश्वर जनपद का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, जनजाति आस्था का केंद्र घटकू स्थित है। देखिए, घटकू जो है ये जनजाति आस्था का केंद्र है जो कि किस जिले में स्थित है? कहाँ पर ये स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपावत जिले में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। चंपावत जिले के गठन की अगर हम बात करें तो कब इसका गठन किया गया? चंपावत जिले का गठन किया गया 15 सितंबर 1997 ईस्वी को। जिलों का गठन आप बिल्कुल याद रख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंपावत जिले का गठन हुआ 15 सितंबर 1947 ईस्वी को और इसकी स्थापना प्रथम चंदवंशी राजा सोमचंद ने की थी। और चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है कुमू। और वर्ष 1872 ईस्वी में चंपावत को तहसील का दर्जा दिया गया। चंपावत ये किस नदियों के संगम पर बसा है? क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके गड़की गाड़ और चंपावती
नदी के संगम पर स्थित है और चंपावती नदी के नाम पर ही चंपावत नाम इसका पड़ा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है चंपावत जिला और क्षेत्रफल है इसका कितना 1766 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तियों का भंडार किसका उपनाम है? देखिए मूर्तियों का जो भंडार है ये किसका उपनाम है? ये है आपके लाखा मंडल का उपनाम। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाखा मंडल कहाँ पर स्थित है? लाखा मंडल है देहरादून के जौनसार क्षेत्र में ये स्थित है लाखा मंडल और यहाँ पर मूर्तियों का भंडार है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? मूर्तियों का भंडार उपनाम है इसका। लाखा मंडल यमुना व रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है और लाखा मंडल उत्तराखंड शैली का बना प्राचीन शिव मंदिर है जिसमें जल प्रवाहित करने पर और इस मंदिर में जल प्रवाहित करने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यहाँ दो अलग रंग के शिवलिंग है जिसमें एक तो है द डार्क ग्रीन द्वापर युग तथा लाल शिवलिंग जो कि त्रेता युग से संबंधित है। आपका डार्क ग्रीन जो शिवलिंग है ये द्वापर युग से संबंधित है और लाल शिवलिंग किस युग से? त्रेता युग से संबंधित है। और पुराना नाम क्या है इसका? मड़ इसका पुराना नाम है लाखा मंडल का। अगला क्वेश्चन है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन कब से चालू हुआ था? देखिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन जो है ये चालू हुआ था कब से? वर्ष 1884 ईस्वी से। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह कुमाऊं का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन कुमाऊं का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और काठगोदाम गुलाब घाटी के लिए, किस घाटी के लिए? गुलाब घाटी के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे बमोरी घाट या इसको बाड़ा खेड़ी भी कहा जाता है और काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 ईस्वी में चालू हुआ। यह रेलवे की बड़ी लाइन, यहाँ पर रेलवे की जो बड़ी लाइन है ये वर्ष 1994 ईस्वी में बनाई गई। अगला देखिए, किसकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में साहित्यिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिदत्त भट्ट शैलेश। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हरिदत्त भट्ट शैलेश इनका जन्म कहाँ पर हुआ? चमोली में, जो कि चमोली जनपद के भटवाड़ा गाँव में। लेकिन जो ये भटवाड़ा गांव है ना ये वर्तमान में किस जनपद के अंतर्गत आता है? रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। चमोली जो कि वर्तमान रुद्रप्रयाग के भटवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था वर्ष 1926 ईस्वी को और ये राजीव गांधी के हाउस मास्टर भी रहे। हरिदत्त भट्ट शैलेश जो हैं ये राजीव गांधी के हाउस मास्टर भी रहे और 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि होती है। तो 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें, हरिदत्त भट्ट शैलेश की रचनाएं जो हैं आयोग द्वारा पूछी ही जाती हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं नोट कर लीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिखर और शिखर, इसके अलावा आगे और आगे, अभियान और अभियान, इसके अलावा घाट घाट का पानी, घूमते चेहरे, मेरी सतरंगी, नौ कहानियाँ और नौबत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बहुत सारी रचनाएं होती हैं लेखकों की, लेकिन प्रमुख जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है। बहुत सारी रचनाएं और कई टाइम भी लग जाता है तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी। और इनके स्नो एंड स्नो ये अंग्रेजी कहानी को BBC में प्रकाशित की गई थी। इनकी स्नो एंड स्नो अंग्रेजी कहानी को किस में? BBC में प्रकाशित किया गया था। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए
आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल जो मॉक सीरीज़ है वो भी प्रोवाइड कराई जा रही है डेली। कल तो संडे था इसलिए वो सीरीज़ नहीं आ पाई थी, लेकिन आज से कंटिन्यूसली वो सीरीज़ चलेगी। शाम को 5 बजे आपको वो सीरीज़ डेली ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप सभी लोग शाम को 5 बजे फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज़ देख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको दिया जा रहा है और साथ ही साथ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए जाते हैं। तो कॉपी पेन लेके आप उस सीरीज़ को देखने के लिए ज़रूर बैठा कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो जो सीरीज़ है, तो आप डेली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।